हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। आज हमारा पहला चैप्टर कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध, इंग्लिश में बोले तो द कोल्ड वॉर एरा, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। 12th क्लास की पॉलिटिकल का पहला चैप्टर है। हम जानने की कोशिश क्या करेंगे इसमें, हम जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि शीत युद्ध असल में होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि शीत युद्ध की अगर शुरुआत हुई है तो उसका ओरिजिन होने का कारण क्या था और ये 12th क्लास की पॉलिटिकल में एक पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना हुआ है। उसके बाद अगर ये युद्ध 45 साल तक दोस्तों चला था तो 45 साल के अंदर कितने कुछ बदलाव हुए होंगे, कितनी इसमें उतार चढ़ाव युद्ध के अंदर आए होंगे, उसके विकास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध के दौरान जो इफेक्ट पड़े थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर वो क्या पड़े थे और उसके बाद सही मायने में क्या आया था। आप अगर इस कोल्ड वॉर के बारे में XYZ सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ चिपक के बैठ जाइए और आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और हमारे वर्ल्ड के सामने सिर्फ दो ही मोस्ट पावरफुल कंट्रियां बची थी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और सोवियत रशिया यानी कि सोवियत यूनियन। इनके बीच जो धमकियों भरा और मतलब बिना लड़ाई किए जो पत्र के अंदर, ये टेलीविज़न के अंदर जो ये व्यवहार करते थे ना, इस टेंशन को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि ये युद्ध ऐसा युद्ध था जो शांति का युद्ध था। एक्चुअली ये पैदा कब हुआ? पैदा जब हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दो गुट आपस में लड़ रहे थे। कौन से गुट? एक तो मैत्री गुट यानी कि आप बोल सकते हैं अलायंस पावर, जिन्हें आप बोलते हैं ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रशिया है ना। ये कंट्रियाँ जो थी आपस में एक साथ थी, और दूसरी कंट्री जो उनके अगेंस्ट में थी एक्सेस नेशन यानी कि जर्मनी, इटली, जापान। ये कंट्रियां उस समय आपस में गुट बना के लड़ रही थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया। जब ये युद्ध जीत गए और ये सारे के सारे डिफीट हो गए तो आपको ध्यान होगा उसके बाद जापान के ऊपर कहर बनकर 6 अगस्त के दिन और 9 अगस्त के दिन फैट मैन एंड लिटिल बॉय, दो कोडिड नेम के बम हिरोशिमा और नागासाकी पर उतारे गए थे, जिससे दोस्तों पूरा का पूरा जापान निस्तो नाबूद हो चुका था, यानी कि पूरा खत्म हो चुका था। कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने शक्ति के वर्चस्व को दिखाने की कोशिश करी थी। ओके, तो उस समय पे USSR भी चाहता तो ऐसा कर सकता था, क्योंकि दोनों ही मोस्ट पावरफुल ब्लॉक्स थे उस समय। इसकी वजह से यहाँ पे USSR की पॉलिसीज के तहत उन दोनों के बीच में जो एक सोच का युद्ध बना, जो एक तनाव का युद्ध बना, उसे ही शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। तो आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि उस समय पे फिर बात क्या हुई, यानी कि उस समय पे दो गुट आपस में बढ़ गए थे। सोवियत रूस यानी कि जिसकी सोच थी साम्यवादी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसे हम कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिस्ट इनकी विचारधारा थी, और पूंजीवादी अमेरिका की विचारधारा थी। ये विचारधारा दोस्तों आपस में इतनी ज्यादा टकराव हो रही थी, उन विचारधाराओं का आमना सामना हो रहा था कि युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता था। कभी भी युद्ध हो सकता था। यहाँ पर दो आइडियोलॉजी, दो कंट्रियां अलग हुई साम्यवादी और पूंजीवादी की वजह से, और इनके बीच में जो युद्ध होता रहा दोस्तों, वही यानी कि युद्ध जैसी नीतियां जो बनती रही, युद्ध जैसी सिचुएशन जो बनती रही, उसे ही शीत युद्ध कहा गया, चुप्पी का युद्ध कहा गया। अच्छा, तो थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो युद्ध क्या है? यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों के आपसी वैचारिक मतभेद, मैंने बता देना कि आइडियोलॉजिकल दोस्तों वॉर है ये दूसरा आप लिख सकते हैं। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जो कागज के गोलों पे, पत्र पत्रिकाओं पर, रेडियो पे, प्रचार संसाधन तक ही लड़ा गया। इसमें ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ, है ना। तो समझ रहे हैं कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर दोस्तों है क्या। ओके, पूरा मीनिंग अगर आपको लिखना है तो आप कह सकते हैं महाशक्तियों के बीच एक ऐसा युद्ध उत्पन्न हो रहा था जिसमें हमेशा तनाव तो बना रहता था और कभी भी युद्ध हो सकता था। ये तो युद्ध होने की वास्तविक स्थिति जो है उसका तय कर पाना बहुत मुश्किल था। बहुत बार ऐसे दौर आए भी कि युद्ध होने ही वाला था लेकिन युद्ध नहीं हुआ, युद्ध टल गया। वो भी इस चैप्टर के अंदर आप जानने को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे उत्पत्ति का दौर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही
कहीं ना कहीं शीत युद्ध के बीज बोए जा चुके थे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि महाशक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ जो म्यूचुअल ये लोग साथ दे रहे थे, बस नाम का म्यूचुअल कॉरपोरेशन दे रहे थे, लेकिन सही मायने में ये उस समय ही अलग हो चुके थे। अब इतना बड़ा युद्ध है, मतलब अगर मैं बोलूं कि जो ये आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो दोनों की विचारधाराएं अलग है। सो दैट इज़ वाई शीत युद्ध की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा एक याल्टा एग्रीमेंट था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर इस चैप्टर के अंदर बताया नहीं हुआ है, मैंने आपको अलग से ये बताने की कोशिश करी है। और दूसरा सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ एक महाराष्ट्रीय शक्ति बनने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही अमेरिका भी बनने की कोशिश कर रहा था, तो इसी वजह से ये युद्ध हुआ है ना। दूसरा आपसी जो एक कॉन्फ्लिक्ट था ना, विरोधी प्रचार चलते रहते थे इनके बीच में। दूसरा बर्लिन कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बर्लिन कॉन्ट्रोवर्सी का। तो सबसे पहले शीत युद्ध की उत्पत्ति 1917 के अंदर, जिस समय पे वहां पे व्लादिमीर लेनिन थे, वहां से ही हमने देखा था। 1946 से लेकर 1953 के बीच में शीत युद्ध का पहला चरण था। दूसरा चरण 53 से 63 के बीच में, जिसमें क्यूबा क्राइसिस हुआ था, वो हम समझेंगे। तीसरा फेज 1963 से लेके 1979 तक ये देतानता का समय था, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें शांति का दौर था। दैट मीन लास्ट पीरियड हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे कि शीत युद्ध समाप्ति पे आ चुका था। हम देखते ये हैं कि 1945 तो ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे कोल्ड वॉर 1946 से स्टार्ट हुआ। ओके, तो जब सबसे पहले 1946 से ये स्टार्ट हुआ तो विंस्टन चर्चिल जो यूके के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले बोला कि सोवियत यूनियन की जो साम्यवादी विचारधारा है ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। लेकिन यहाँ पर दूसरा सिद्धांत जो हमें जानने को मिलता है वो है ट्रूमैन थ्योरी। ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन वहाँ पे यूएसए के उस समय पे राष्ट्रपति थे, उन्होंने बताया, यानी कि 1947 मार्च 1947 में उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को रोकने की बात कही। दोस्तों ट्रूमैन थ्योरी क्या थी उसको डीपली हम समझ सकते हैं। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, उन्होंने ये कहा कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर, जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1946 के बाद, तो सबसे पहले विंस्टन चर्चिल और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जो है सबसे पहले अमेरिकी नीति जो है वो बनाई और ट्रूमैन सिद्धांत उसे कहा गया। इनके नाम से ही थ्योरी बनी थी। इस थ्योरी का मेन मकसद था साम्यवादी विचारधारा को रोकना। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट और इसने शीत युद्ध को और जल्दी आग के अंदर घी देने का काम किया था, और दैट इज वाई वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो था कोल्ड वॉर वो बना। एंड देन उसके बाद हम करते हैं मार्शल प्लान की बात। अमेरिका ने यही कोशिश करी थी कि अगर हमें अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी दूसरी कंट्री के ऊपर डालनी है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मार्शल प्लान उसमें से पहली रणनीतियों में से एक था। दोस्तों मार्शल प्लान था क्या? मार्शल प्लान सही मायने में सोवियत संघ के मन में अविश्वास की भावना पैदा करने का सबसे बड़ा एक प्रोग्राम था। इसके अंदर मार्शल प्लान का मेन मकसद अमेरिका का यही था कि वो एक ऐसी योजना बनाए जिसमें वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं, मतलब जितनी भी कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनकी इकोनॉमिक डाउन पे चली गई थी, तो अमेरिका ने यही कोशिश करी कि उनको पैसा देकर 12 अरब डॉलर देकर उनको इकोनॉमिक्स मदद दी जाए। इससे दोस्तों ये होगा कि ये अगर कार्यक्रम चलाया जाएगा तो यूरोप की जितनी भी कंट्रियां थी, वेस्टर्न यूरोप की यानी कि पश्चिमी यूरोप की, वो सारी की सारी हमेशा कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को बहुत अच्छा मानने लग जाएगी। तो ये शुरुआत कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, यूरोप को आर्थिक सहायता पहुंचाना था। एक्चुअली अमेरिका ने अप्रैल में इसको स्टार्ट करा 1948 के अंदर, और लगभग 1952 तक ये जारी रहा। इससे उनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से रीस्टैब्लिश करा गया, रिकंस्ट्रक्ट करा गया, और इससे पूरी की पूरी इकोनॉमिक कंडीशन यूरोप की कंट्रियों की काफ़ी अच्छी हो गई। इससे क्या हुआ कि उनका इंटरनेशनल लेवल पर यूरोप में जितनी भी कंट्रियां थी वो सारी की सारी कैपिटलिस्ट की तरफ आने लग गई, और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो उन्होंने मार्शल प्लान चलाया था अमेरिका ने, वो कामयाब रहा। इससे यूरोप की बहुत सारी कंट्रियां जो थी उनके अंडर में आ गई। तो ये दूसरा स्टेप था दोस्तों
सो देन 1948 के अंदर यूएसएसआर के द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी करी गई। तो बर्लिन की नाकेबंदी जर्मनी के विभाजन के बाद हुई थी। जर्मनी की थोड़ी सी स्टोरी आप समझ लीजिए। वो ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी गई थी, जिस समय 1945 में कोल्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जर्मनी को लूट लिया गया था। दैट मीन्स पूरी तरीके से उनकी भूमि को बांट लिया गया था 4 देशों के बीच में। वो 4 देश कौन से थे आप देख सकते हैं। वेस्ट जर्मनी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। यूएसए, फ्रांस और ब्रिटिश, इनके बीच में बांटा गया था। और ईस्ट जर्मनी का जो ये वाला हिस्सा था ये पूरी तरीके से यूएसएसआर को दे दिया गया था। जर्मन की कैपिटल को भी 4 हिस्सों में बांटा गया था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला ईस्ट बर्लिन वाला सेक्टर जो है उसका है, क्या नाम है आपका, यूएसएसआर का है। ये फ्रांस का है, ये ब्रिटेन का है और ये अमेरिका का है। तो क्योंकि अमेरिका का और आपस में जो सोवियत संघ है उसका झगड़ा चल रहा है, तो दैट इज वाई किया क्या गया कि बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। मार्शल प्लान दोस्तों करा गया था, तो बहुत सी वेस्टर्न यूरोप की कंट्री आपस में आ गई थी। तो यहाँ पे अब कोशिश करी जा रही है अमेरिका के द्वारा सबसे पहला इनिशिएट करने की। वो क्या थी, 1949 के अंदर दोस्तों उन्होंने नाटो पेश कर दिया। नाटो एक तरीके का सैन्य संगठन है जिसको आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं। इसे 1949 के अंदर इसे स्टार्ट करा गया था। दोस्तों नाटो के अंदर उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 12 सदस्य देश थे इसके। एट प्रेजेंट टाइम भी नाटो चल रहा है। दोस्तों ये मिलिट्री अलायंस था। अगर आप देखें तो इनका मेन मकसद यही था कि अगर जितने भी 12 कंट्रियां उनके साथ जुड़ी हुई है ना, अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस हमले को सभी पर माना जाएगा। इनका मेन उद्देश्य यही था कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएसएसआर की विचारधारा को कम करना, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना। दैट इज वाई यहाँ पे नाटो जो है सबसे पहला मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो था, मिलिट्री अलायंस जो था वो यूएस ब्लॉक ही लेके आया था, जो सही मायने में पूरे शीत युद्ध के पन्नों का टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा मिलिट्री अलायंस बना ही नहीं था जो आपस में एक दूसरे की इस लेवल पर मदद करते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम थोड़ा सा मैंने जीके वाली बात आपके लिए डाल दी है कि 1949 के अंदर तो बना था दोस्तों। 12 कंट्रियां इसकी फाउंडिंग मेंबर थी। ये सारी कंट्रियां फाउंडिंग मेंबर थी, लेकिन समय बीता। एट प्रेजेंट टाइम ये जीके वाला क्वेश्चन है। नाटो के 29 मेंबर है, कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, तो मैंने सोचा आपको ये ज़रूर बताऊं। तो ये नाटो मेंबर है दोस्तों। अमेरिका यहीं पर नहीं रुका, अमेरिका ने कहीं ना कहीं और स्टेप लेने की कोशिश करी। एंड देन उसके बाद वो बनाते हैं सीटो, जिसे बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। दोस्तों इसके शुरुआती समय में इसका नाम मिनालिया पैक्ट था, लेकिन बाद में इसका नाम सीटो पड़ा। 19 फरवरी 1955 के दिन, आप ये डेट याद रखिएगा, वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लीजिएगा। इसमें कंट्रियाँ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था वो वाला भी, फिलीपींस, थाईलैंड, ये कंट्रियां उनके साथ थी। यूके और यूएसए, इन्होंने ही ये स्टार्ट करी थी उस समय पे। इनका भी मेन मकसद यही था कि सीटों के तहत जो साउथ ईस्ट की जितनी एशिया की कंट्रियां हैं वो सारी की सारी कंट्रियां इनकी विचारधारा को माने। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब आइडियोलॉजिकल वॉर था, तो आइडियोलॉजी के हिसाब से ही लड़ा जा रहा है और आइडियोलॉजी जो है दूसरी कंट्री के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। उसके बाद केंद्रीय संधि संगठन बना जिसका नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सेंटो बोलते हैं दोस्तों। शुरुआती समय में इसका नाम बगदाद पैक्ट था, लेकिन बाद में इसका नाम सेंटो पड़ा। इसे यूएस ही लीड कर रहा था। इसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान और ट्रीटी एंड देन इंग्लैंड, ये सारी कंट्रियां थी उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर 1959 के अंदर इराक ने इसके अंदर रिज़ाइन कर दिया था, इराक इससे हट गया था। दैट इज़ वाई इसका नाम फिर बाद में जाके सेंटो पड़ा। आप ये कंट्री मेंबर देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर जो कंट्रियां हैं वो इस्लामिक कंट्रियां हैं। इसमें पाकिस्तान भी जो था वो इंक्लूड हो चुका था, तो इसीलिए सेंटो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम, शुरुआती नाम इसका बगदाद पैक्ट था। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें मैं बताऊंगा तो ये जितनी भी चीज़ें हुई थी ये यूएसए के द्वारा हुई थी। पहला स्टेप लिया गया था और शीत युद्ध बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोर होता चला गया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस युग के दौरान जो नेतृत्व था उनमें परिवर्तन आया था, यानी कि जो जोसेफ स्टालिन थे वो यूएसएसआर के पहले उस समय पे जोसेफ स्टालिन जो थे व्लादिमीर लेनिन की बाद आए थे, और व्लादिमीर की लेनिन की मृत्यु के बाद निकिता खुर्शेव
ने शासन चलाया था। कहाँ पर? यूएसएसआर के अंदर। ओके, तो अमेरिका के अंदर उस समय राष्ट्रपति आइजनहावर थे, उन्होंने राष्ट्रपति ने भागदौड़ संभाली थी। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, निकिता खुर्शीद जो सेकंड फेज में आए थे कोल्ड वर्ल्ड वॉर के, और आइजनहावर जो है वो हमारे क्या कहते हैं यूएसए के अंदर इन्होंने भागदौड़ संभाली थी। यानी कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो है दोस्तों बहुत सारे उसके चरण हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि 1953 के अंदर दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण जो है वो जो है यूएसएसआर करने वाली थी। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में ये संदेह था, यानी कि कहीं ना कहीं ये संदेह था कि जो अमेरिका है वो जो सोवियत संघ है दोस्तों कहीं ना कहीं जो परमाणु हथियार है वो हथियाने की कोशिश ना कर रहा हो, जो सही मायने में अमेरिका के मन के अंदर संदेह बना हुआ था। दैट इज़ वाई यहाँ पर अमेरिका ने भी कोशिश करी कि दूसरी कंट्रियों के साथ वो अपने रिलेशन बिल्डअप करे, जैसा कि उन्होंने सीटो बना के करा था 8 सितंबर 1954 के अंदर। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। लेकिन दोस्तों ये सही मायने में जब सोवियत संघ कहीं ना कहीं परमाणु परीक्षण करने जा रहा था या आणविक परीक्षण करने जा रहा था, तो इससे अमेरिका के मन में एक सवाल उठा कि क्या सोवियत संघ जो है परमाणु शक्ति की तलाश में है, यानी कि क्या सोवियत संघ इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका से आगे जाना चाहता है। सो दैट इज़ वाई अमेरिका ने सीटो, सेंटो और नाटो जैसी चीज़ें जो थी वो रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करी और इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रियों को अपनी आइडियोलॉजी बनवाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे यूएसएसआर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। नाटो जो हुआ था वो हुआ अमेरिका के द्वारा, सेंटो जो हुआ था दोस्त, सीटो जो हुआ था वो हुआ था अमेरिका के द्वारा, सेंटो जो हुआ था वो हुआ था अमेरिका के द्वारा, यानी कि यूएसए के द्वारा दोस्तों ये सारी तीन जो इंटरनेशनल पॉलिसीज थी वो बनाई गई थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूएसएसआर कुछ नहीं करेगा? यूएसएसआर भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, जिनमें से एक था वार्सो पैक्ट। वार्सा संधि दोस्तों क्या थी यूएसएसआर के द्वारा? वार्सा संधि का मेन सिद्धांत जैसे नाटो का था, इसका भी मेन सिद्धांत था शांति और समाजवाद का संघ बनाना है, यूनियन ऑफ पीस एंड सोशलिज्म। उसके बाद यहाँ पे सहयोग और आपसी सहायता करनी है। एंड देन तीसरा पॉइंट सामूहिक बचाव, कलेक्टिव डिफेंस। और उसके बाद चौथा काम मैत्री की संधि, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कंट्रियां यूएसए के साथ नहीं गई है उन सारी कंट्रियों को अपनी आइडियोलॉजी पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये जो वार्सो पैक्ट है दोस्तों ये एक तरीके का नाटो की तरह ही है, बस नाटो जो है वो अमेरिका के द्वारा चलाया गया है और ये वार्सो पैक्ट जो है वो यूएसएसआर के द्वारा चलाया गया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ऑफ कोर्स मॉस्को के अंदर ही होगा, रशिया की राजधानी है मॉस्को, वहीं पे था। उस समय इसकी कंट्रियां जो थी अल्बेनिया थी, बुल्गारिया थी, चेकोस्लोवाकिया थी, ईस्ट जर्मनी था, हंगरी थी, रोमानिया था और खुद यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत संघ था। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं वार्सो पैक्ट साइन हुआ था और इतनी सारी कंट्रियां साथ में आई थी। तो कुछ ऐसे भी स्टेप हुए हैं उस समय पे जिस समय पे यूएसएसआर और यूएसए को आमना सामना करना पड़ा था। कोरियन क्राइसिस के टाइम पे, बर्लिन क्राइसिस के टाइम पे और कॉन्गो क्राइसिस के टाइम पे। बर्लिन जो है राजधानी दोस्तों जर्मनी की, उसके 4 हिस्से करे गए थे, इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र जो है उनकी कंट्री के अंदर विचारधारा ना फैला सके, यानी कि ना तो यूएसए, ना तो फ्रांस और ना तो आपका क्या कहते हैं यूके। ये सारी कंट्रियां जो है वो आइडियोलॉजी यूएसएसआर के अंदर लेके ना आ जाए, इसी वजह से अपना हिस्सा जो था यूएसएसआर का उन्होंने उनकी नाकेबंदी करनी चालू कर दी। वैसे तो अमेरिका को पसंद नहीं था ये चीज़, उन्होंने इसका कड़ा विरोध भी करा। दीवार खड़ी होते समय भी यही लग रहा था कि शायद से वॉर हो सकता है, लेकिन वॉर नहीं हुआ। लेकिन बर्लिन क्राइसिस दोस्तों सही मायने में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि शीत युद्ध है, युद्ध हो नहीं सकता था, इसीलिए युद्ध नहीं हुआ। दूसरा अगेन दोस्तों जो टर्निंग पॉइंट बना था वो 1962 के अंदर क्यूबा क्राइसिस था। निकिता खुर्शीद जो यूएसएसआर के प्रधानमंत्री बोल लीजिए, प्रीमियर बोल लीजिए, सबसे बड़े व्यक्ति यही हैं। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो क्यूबा है दोस्तों उसके इलाके में मिसाइल जो है, सैनिक हथियार जो है, सैनिक अड्डा जो है वो बनाने की कोशिश करी। अमेरिका को ये पता चल चुका था कि क्यूबा के अंदर कहीं ना कहीं JF कैनेडी को ये पता चल चुका था कि जो निकिता खुर्शीद है उन्होंने सैनिक अड्डा बना दिया है क्यूबा के अंदर, जो उनके लिए बहुत बुरा है। इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यूबा की नाकेबंदी करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जो क्यूबा के अंदर सैन्य संगठन बनाया जा रहा है सोवियत संघ के द्वारा वो बहुत गलत है। क्यूबा आपको
दिखाई दे रहा होगा, क्यूबा एक टापू देश है जो अमेरिका से बस कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे यूएसएसआर ने अपने मिसाइलें तैनात करी हैं अगर दोस्तों, तो यहाँ से काफ़ी हद तक वो यूएसए के इस इलाके तक काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। सो क्यूबा को आप देख सकते हैं घेर लिया गया था यूएस नेवल के द्वारा, और कोशिश यही करी जा रही थी कि जो यूएसएसआर के जहाज, जंगी जहाज वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। उस समय में फिदेल कास्त्रो ने ही परमिशन दी थी कि क्यूबा के अंदर आप मिसाइलें तैनात कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ऐसा ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जिस समय क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात करी गई थी तो यूएसए उस समय निस्तो नाबूद हो सकता था, लेकिन फिर भी ये समय युद्ध जो था वो टल गया। इसीलिए इस युद्ध को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ऑफिशियल बेस पे ये कहा गया कि जब तक यूएसएसआर अपनी मिसाइलें नहीं हटाएगा क्यूबा से, अगर यूएसए जो उनसे सटे हुए देश के पास से मिसाइलें ना हटा ले, तो फिर मिसाइलें हटाई गई, फिर इन लोगों ने क्यूबा से ही मिसाइलें हटा ली। इससे शीत युद्ध जो है वो युद्ध में तब्दील नहीं हुआ और क्यूबा मिसाइल संकट भी टल गया। मैं बोल सकता हूँ दोनों की आपसी समझ से ये युद्ध टल गया और फाइनली 1963 के अंदर 5 सितंबर 1963 के अंदर अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन ने इस संधि पे साइन करा। इसे मॉस्को आंशिक परीक्षण निषेध संधि बोलते हैं, मॉस्को पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी बोलते हैं, ताकि आने वाले समय पे कोई भी ऐसा युद्ध ना हो जिससे पूरी देश की शांति को खतरा हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली दुनिया यूएसए और दूसरी दुनिया दोस्तों यूएसएसआर, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर नेम, रोल ऑफ नेम यानी कि गुट निरपेक्ष। दोस्तों गुट निरपेक्ष एक अनोखा टर्निंग पॉइंट था इस चैप्टर का, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष। दोस्तों अब हमें ये जानना है कि जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नई कंट्रियां अभी जस्ट आज़ाद हुई थी, तो दोस्तों उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन लोगों के पास सिर्फ यही 2 ब्लॉक बचे हुए थे कि वो या तो यूएसए की विचारधारा को माने, आइडियोलॉजी को माने, या वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को माने। इन दोनों ही आइडियोलॉजी में से किसी एक आइडियोलॉजी को उन्हें अडॉप्ट करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट तीसरी दुनिया और तीसरे विकल्प के रूप में आया था उस समय पे, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। तो नेम दोस्तों, सबसे पहले थर्ड वर्ल्ड इसे संज्ञा क्यों दी गई? ये उन सभी कंट्रियों के लिए सहारे की तरह था जो कंट्रियां नई तरीके से अभी आज़ाद हुई थी। तो उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन बना, जो कंट्रियां ना यूएसएसआर के साथ जाना चाहती है और ना ही दोस्तों यूएसए के साथ जाना चाहती है। तो यहाँ पर शुरुआती समय में इसकी मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया के अंदर। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको पता ही है जकार्ता के अंदर है। शुरुआती समय में अगर आपको ध्यान हो तो इसके अंदर वांडुंग सम्मेलन हुआ था। वांडुंग सम्मेलन 1955 में दोस्तों हुआ था, और वांडुंग सम्मेलन के अंदर 29 देश जो थे अफ्रीका के और एशिया के, उस समय पे 29 कंट्रियाँ आई थी। उस समय पे जो सुकर्णो जो थे इंडोनेशिया के हेड थे, और उन्होंने उस समय पे क्या कहते हैं कहीं ना कहीं मुलाकात करवाई थी, और मुलाकात करवाने के बाद इंडोनेशिया के अंदर ये बहस हुई थी कि हमें भी कोई ना कोई इनिशिएट करना चाहिए। 1961 में जाके गुट निरपेक्ष आंदोलन बोले तो नेम बनाया। एट प्रेजेंट टाइम 120 मेंबर कंट्रियां इसके अंदर है और 17 ऑब्जर्विंग कंट्रीज के अंदर है। तो हमें ये जानना है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत बेलग्रेड सम्मेलन से होती है, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से होती है। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी जाती है। युगोस्लाविया के अंदर ये मीटिंग हुई थी, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन। दोस्तों आप मैप के अंदर भी देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। बेलग्रेड युगोस्लाविया की राजधानी है। फाउंडिंग मेंबर यही थे जिन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी कि हम सारी कंट्रियां आपस में मिलके एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे जो तीसरी दुनिया के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो येलो में है वो है फर्स्ट वर्ल्ड, ये आपकी किताब के अंदर है। सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर, और थर्ड वर्ल्ड जो आप देख सकते हो तीसरी दुनिया, जो किसी भी गुट के अंदर विलय नहीं हुई थी, जिसमें से भारत का और अफ्रीका का काफ़ी हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा आपकी किताबों के अंदर। ओके, तो जब जिस समय पे 1961 के अंदर ये सम्मेलन हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, उस समय पे ये सारी कंट्री इसके अंदर काफ़ी हद तक थी। एट प्रेजेंट टाइम दोस्तों इसकी संख्या 120 हो चुकी है। जैसे नाम
नाटो अभी तक दोस्तों अस्तित्व में है ना, वैसे अभी तक जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है दोस्तों, यानी कि जो नेम मूवमेंट है वो अभी भी अस्तित्व में है। इसे क्यों बनाया जा रहा था, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो मेन मकसद था कि आपसी इनके बीच का सहयोग बना रहे, और इनका मेन मकसद था कि शीत युद्ध जिस तरीके से बढ़ रहा था उसके टेंशन को कम करना, और साथ साथ ये चाहते थे कि अफ्रीका की जितनी नई स्वतंत्र कंट्रियां हैं जो 1950 के 60 के बाद आज़ाद हुई थी, वो सारी कंट्रियों के लिए एक अलग से ऑप्शन मिल सके। तो वो चाहते थे कि आप उनके रिसोर्सेज का शोषण ना हो, उनके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बन सके। तो दोस्तों ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के रूप में आया था। उस समय पे आप बोल सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसने कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का रोल निभाया था, और उसने क्या कहते हैं एक तीसरी दुनिया बनाने की कोशिश करी। तो आप ये देख सकते हैं एट प्रेजेंट टाइम अभी तक हमारी 18 मीटिंग्स हो चुकी हैं। दोस्तों आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं छोटी कंट्री को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, छोटी कंट्री को हथियारों की ज़रूरत होती है, और छोटी कंट्री को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है। ये वो सारी कंट्रियाँ जो या तो यूएसए की विचारधारा के साथ थी या वो यूएसएसआर की विचारधारा के साथ थी। जो छोटी कंट्रियों के साथ बड़ी कंट्रियाँ आती थी वो इसलिए आती थी ताकि वो उनके संसाधनों का और उनके तेल और उन खनिज का उपयोग कर सके। दूसरा, वो उनके क्षेत्रों पे अपने सैनिक हथियार और सैनिक मदद ले सके उनके जगहों पर, है ना। और दूसरा उनका मेन मकसद ये होता था कि वो दूसरी कंट्रियों की जासूसी कर सके, इसलिए वो छोटी कंट्रियों का साथ लेते थे, है ना। और यहाँ पे वो बस उनको आर्थिक सहायता दे देते थे और थोड़ा बहुत सैन्य खर्च का भुगतान करने में मदद कर देते थे। इससे क्या होता था कि बड़ी कंट्रियों को भी फायदा हो जाता था और छोटी कंट्री को भी फायदा हो जाता था। लेकिन दोस्तों नेम कंट्री जो थी ना वो यही कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि वो उनके इलाकों पे किसी प्रकार का परमाणु विस्फोट करे, या वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाकों पे किसी प्रकार की वो सैन्य गतिविधियां लाए, इसीलिए वो किसी भी सैन्य गुट के अंदर विलय नहीं होना चाहते थे। अब यहाँ पे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर दोस्तों ये था क्या, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कंट्रियां जो है अल्प विकसित है, गरीब है, और बेचारों को डेवलप कंट्री के मुकाबले में अमीर होना है। इसीलिए एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया सामने उस समय पे। न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर का मेन मकसद दोस्तों यही था कि जो कम विकसित कंट्रियां हैं ना उसको डेवलप किया जाए, जैसे कि नेम कंट्रियां जितनी थी उन सबको डेवलप करा जाए। इसीलिए उस इंटरनेशनल लेवल पर आप बोल सकते हैं UNCTA, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका मेन मकसद था नई व्यापार की नीतियों को तय करना। दोस्तों 1972 के अंदर इसकी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के तहत अंक टांक इसे बोलते हैं। ये रिपोर्ट में बताया गया कि अब ये जो कंट्रियां हैं ना अल्प विकसित कंट्रियां, वो कंट्रियां यानी कि जो कम विकसित कंट्रियां हैं वो भी क्या कहते हैं अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती हैं अपनी कंट्रियों को विकसित करने के लिए। दूसरा उनका मेन मकसद ये था अंक टांक का कि पश्चिमी बाजारों तक क्या कहते हैं जो विकसित कंट्रियां हैं ना उनका सामान जो है बेचा जा सके, ताकि जो कम विकसित कंट्रियां हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो हम दूसरा ही बोल सकते हैं कि अगर पश्चिमी देश अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी गरीब कंट्री को दे रहा है ना तो वो उन्हें कम लागत में दे। चौथा ये हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों के अंदर भी जो नॉन डेवलप कंट्रियां है ना उसको भी फायदा पहुंच सके। तो ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया था अंक टांक के थ्रू, और ऐसे जितनी भी डेवलप कंट्री है ना दोस्तों वो सब कहीं ना कहीं गरीब और नॉन डेवलप कंट्रियों को फायदा पहुंचा रही है। अच्छा, अब हम ये जानने की कोशिश ये करेंगे कि इंडिया और कोल्ड वर्ल्ड वॉर का रिलेशन रहा क्या, क्योंकि आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर नेता जो थे हमारे भारत के थे। तो भारत के नेता थे दोस्तों, उनका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। तो उनका मेन मकसद यही था कि दोनों जो गुट थे उनसे दूर रहना था, और उनका मेन मकसद था कि जितने भी नॉन डेवलप कंट्री है ना उनके लिए एक नेशनल लेवल पे भारत जो है आवाज़ उठाए। और भारत ने ये भी बोल दिया था कि ना तो हमारी पॉलिसी नेगेटिव है और ना तो पॉजिटिव है, ना तो क्या कहते हैं नकारात्मक है और ना तो सकारात्मक है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुटनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप अगर सैन्य गुट से अलग हो गए हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी में पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है ना। और दूसरा, भारत ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने की कोशिश करी, इसीलिए उसने कोशिश ये करी कि जो उसके बाद वॉर हो रहा है उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे मीडिएटर बन सके। भारत ने शीत युद्ध को नरम करने के लिए गुटनिरपेक्ष का समर्थन करने की कोशिश करी थी, है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष ने भारत को दूसरे
दूसरे देशों के खिलाफ एक महाशक्ति के लिए संतुलन बनाने की कोशिश करी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने जितने भी नॉन डेवलप कंट्रियां हैं उनको काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करवाने में मदद करी। अब कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ये बुराई होती है कि अनुशासनहीनता के तहत, मतलब अनप्रिंसिपल्ड है, मतलब इसमें ही बताया जाता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो है ना, भारत जो राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए निर्णय लेने में बहुत देरी लगाता है कभी कभी, और कई बार वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी बात रखने से इनकार भी कर देता है, चाहे वो गुटनिरपेक्ष कंट्री के मेंबर ही क्यों ना हो, है ना। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और दूसरा ये बोला जा सकता है कि इंडिया अपनी पॉलिसीज़ के लिए जब उनको अपने फ़ायदे की बात आती है तो वो ऐसी अलायंस कंट्रियों के साथ हाथ मिला लेती है, जिससे उसने खुद ही मना करा था कि हमें जो सैनिक कंट्रियाँ हैं उनके साथ नहीं आना है, लेकिन फिर भी भारत ने क्या कहते हैं यूएसएसआर के साथ एक बार अपनी मुलाकात करी थी, एक मैत्री संधि बनाई थी। अगर आपको याद हो 1971 के अंदर बांग्लादेश का युद्ध हुआ था जिसमें रशिया ने ही जो है उसकी इंडिया की मदद करी थी। तो दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश ये करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे शीत युद्ध का इफेक्ट पड़ा क्या, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड है 1946 से लेकर 1989 तक, तो इसीलिए इसमें बोल सकते हैं कि इसमें यूरोप का विभाजन हो गया पूरी तरीके से। इसमें पूरा विश्व जो है आतंक और भय के माहौल के अंदर रहा था। इसमें कहीं ना कहीं जो परमाणु न्यूक्लियर वेपन जो है उसके फटने का कहीं ना कहीं आशंका बनी रहती थी हमेशा, है ना। इसने एट प्रेजेंट टाइम पे सीटो सेंटो और वार्सो पैक्ट जैसे सैन्य संगठन को जन्म दिया था, और उसने साथ साथ ये बोल दिया कि उसने यूनाइटेड नेशन उसके पावर को कम करने की कोशिश करी थी। इसने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि ज़्यादा गन्स बनाने को, ज़्यादा आर्म्स बनाने को इसने बढ़ावा दिया, है ना। दूसरा, इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करी जो शीत युद्ध था उसने। अब यहाँ पे जब शीत युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद नए जो नए उपनिवेश थे उनका जन्म हुआ था, नई कंट्रियों का जन्म हुआ था। और लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर प्रचार और कूटनीति के महत्व को समझा गया कि कैसे जो यूएसए है दोस्तों वो अपने अलायंस को अलग बना रही थी और यूएसएसआर जो अपने अलायंस को अलग बना रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। दिस इज इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।